औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बी इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बी इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अच्छा, आज जो हमारा टॉपिक है वो है जीन पियाजे की थीरी। जीन पियाजे जो है अ, अच्छा जी। अच्छा, मेरी आवाज़ पहुंच रही है? कोई एक कंफर्म कीजिएगा प्लीज़। सायरा अली साहिबा, आवाज़ पहुंच रही है मेरी? जी मुजाहिद भाई, मुजाहिद भाई आवाज़ पहुंच रही है? औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बी इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बी इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अच्छा, आज इंशाल्लाह हम पढ़ेंगे जीन पियाजे की थ्योरी और वाइगास्की की जो थ्योरी है, और साथ साथ में इंशाल्लाह अगर टाइम टाइम रहा तो कोलबर्ग की जो मोरल डेवलपमेंट थीरीज है, क्योंकि ये तीनों जो थीरीज है ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी है और इंटर कनेक्टेड है एक दूसरे के साथ, और तीनों जो है डेवलपमेंट पे काम करते हैं। मतलब चाइल्ड की जो डेवलप होती है, मेंटल डेवलपमेंट जो होती है, उस पे तीनों जो है वो फोकस कर रहे हैं। ठीक है, जिन पियाजे को अगर हम देखें तो ये स्पेसिफिकली जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट है उस पे फोकस करता है, और उसके साथ वाइगास्की को अगर हम देखें वो भी कॉग्निटिव डेवलपमेंट को ही फोकस करता है। और इसी तरह अगर हम कोहलबर्ग को देखें तो तीनों ही वो मोरल डेवलपमेंट और कॉग्निटिव डेवलपमेंट पे वो भी फोकस करता है, लेकिन तीनों के अप्रोचेस जो है थोड़े अलग अलग है। जीन पियाजे जो है ये इसकी लाइफ स्पेन अगर हम देखें 1896 से 1980 तक इसकी लाइफ स्पेन है। इसका ताल्लुक जो है वो स्विट्जरलैंड से था, और जीन पियाजे ने 60 ईयर तक जो है बच्चों पे काम किया था। इसके 3 बच्चे थे, और इन्होंने स्टार्ट ही अपनी बच्चों से ली थी, और अपनी बच्चों पे ही ये रिसर्च करता था, और बाद में इन्होंने स्कूल के बच्चों पे भी कुछ रिसर्च जो है वो कंडक्ट किए हैं। ठीक है, चूंकि इसका ओरिजिन जो है वो बायोलॉजी से है, दैट्स वाई इन्होंने जितना भी काम किया है वो जेनेटिक पे किया है, मतलब नेचर पे किया है, बाई बॉर्न जो चीज़ें आती है ज़्यादातर वो उस पे किया है। ठीक है, और जीन पियाजे जो है अगर हम इसको देखें, इन्होंने कहा था कि ये जो चिल्ड्रन होते हैं ये लिटिल साइंटिस्ट होते हैं। ठीक है, लिटिल साइंटिस्ट का मतलब ये है कि बच्चे खुद अपना जो नॉलेज है वो कंस्ट्रक्ट करते हैं। ठीक है, इन्होंने चूंकि बायोलॉजी पढ़ी थी और फिर उसके बाद साइकोलॉजी भी पढ़ी, और लास्ट में ये एक फिलासफर भी कहलाता है। ठीक है, तो ये तीनों डोमेन्स जो है ये इनके अराउंड घूमते हैं। अच्छा, इसको फादर ऑफ चाइल्ड साइकोलॉजी भी हम कहते हैं। और इन्होंने कहा था कि चिल्ड्रन का जो इंटेलेक्ट है, इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन, इस पे इन्होंने काम किया था। इसीलिए ये जिन पियाजे की थीरी है, इसको थीरी ऑफ इंटेलेक्ट, थीरी ऑफ जेनेटिक एपिस्टेमोलॉजी और थीरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट, ये तीनों नाम जो है ये जिन पियाजे की थीरी के ही नाम है। ठीक है, अच्छा, जिन पियाजे को अगर हम देखें तो इन्होंने कहा था कि चिल्ड्रन जो है, चिल्ड्रन आर मोटिवेटेड बाय नेचर, चिल्ड्रन जो है वो नेचुरली मोटिवेटेड होते हैं। वाइगास्की कहता है कि नहीं, चिल्ड्रन के लिए इंटरेक्शन इंपॉर्टेंट है। वाइगास्की इसको क्रिटिसाइज करता है, इसीलिए कि जिन पियाजे को कहता है कि आप चूंकि ये जो थ्योरी दे रहे हो, आपने स्पेसिफिक स्टेजेस दी हुई है, और इसी स्टेजेस से फॉर एग्जांपल एक चिल्ड्रन गुजरता है तो सेकंड स्टेज में जाएगा सेंसरी मोटर से, फिर प्री ऑपरेशनल, देन फॉर्मल ऑपरेशनल, देन जो है कंक्रीट ऑपरेशनल, देन फॉर्मल ऑपरेशनल। ठीक है, तो ये ज़रूरी नहीं है कि एक जो चाइल्ड है वो एक ही स्टेज पे हो सकता है उसके करेक्टरिस्टिक दूसरे स्टेज पे स्टेज वाले हो। फॉर एग्जांपल, एक चाइल्ड है, उसकी जो मोरल डेवलप उसकी जो मेंटल डेवलपमेंट है वो उम्र के लिहाज से ज़्यादा हो। ऐसा भी हो सकता है कि एक चाइल्ड है और इसका जो उम्र है वो ज़्यादा हो, और इसका जो मेंटल एज है वो कम हो। ठीक है, तो इनके कुछ क्रिटिसिज्म भी है, इंशाल्लाह आगे हम इसको पढ़ेंगे। ठीक है, अच्छा, कॉग्निटिव डेवलपमेंट पे इन्होंने काम किया था। इन्होंने 60 ईयर जो है वो इस पे खर्च किए थे। स्पेंड 60 ईयर्स चार्टिंग द इंटेलेक्चुअल ग्रोथ ऑफ चिल्ड्रन, चिल्ड्रन प्रोग्रेस फ्रॉम वन स्टेज ऑफ थिंकिंग टू अनदर। इन्होंने चूंकि स्टेजेस में इनको डिवाइड किया है कि एक स्टेज कंप्लीट होगा, देन उसके बाद दूसरा स्टेज स्टार्ट होगा, इसीलिए वाइगास्की ने इसको क्रिटिसाइज किया कि नहीं, ज़रूरी नहीं है कि एक स्टेज कंप्लीट हो और दूसरे स्टेज पे एक बच्चा पहुंच जाए।
ये भी हो सकता है एक बच्चा एक स्टेज पे हो और उसके जो करेक्टरिस्टिक और उसके जो क्वालिटीज है वो दूसरे स्टेज वाले हो, ठीक है। तो इन्होंने इसीलिए इसको क्रिटिसाइज किया, ठीक है। और इन्होंने कहा था कि चिल्ड्रन जो है वो खुद अपना नॉलेज कंस्ट्रक्ट करते हैं, ये पियाजे ने कहा था। वहां पर वाइगास्की कहता है कि नहीं, चिल्ड्रन जो है वो सोसाइटी से चीजें सीखते हैं, वो अपना नॉलेज खुद खुद कंस्ट्रक्ट नहीं कर सकते, ठीक है। चिल्ड्रन थॉट प्रोसेसेस आर कंप्लीटली डिफरेंट एट डिफरेंट एजेस में चिल्ड्रन की जो सोच की सलाहियतें हैं, थॉट की जो प्रोसेसेस है वो डिफरेंट होंगे, ठीक है। अच्छा, अकॉर्डिंग टू पियाजे इंटेलिजेंस, ये देखो इंटेलिजेंस की एक डिफिनीशन भी इन्होंने दी है। पियाजे कहता है कि इंटेलिजेंस इज अ लाइफ प्रोसेस दैट हेल्प एन ऑर्गेनिज्म अडॉप्ट टू इट्स एनवायरनमेंट। कि एक ऑर्गेनिज्म किसी तरह अपने एनवायरनमेंट को अडॉप्ट करता है, उसको एक्सेप्ट करता है, इसको हम इंटेलिजेंस कहते हैं, ठीक है। या इंटेलिजेंस को हम इसी तरह डिफाइन कर सकते हैं कि हाउ एन ऑर्गेनिज्म रिस्पॉन्ड टू एन एनवायरनमेंट, कि किसी तरह एक ऑर्गेनिज्म अपने इन्वायरमेंट को रिस्पॉन्ड कर रहा है सिचुएशनली, इसको हम इंटेलिजेंस कहते हैं, ठीक है। इंटेलिजेंस को इंशाल्लाह हम डिटेल में पढ़ेंगे। इसके जो टाइप्स हैं इंटेलिजेंस के, क्रिस्टलाइज इंटेलिजेंस और इसके साथ फ्लूइड इंटेलिजेंस, जी फैक्टर ऑफ इंटेलिजेंस, एस फैक्टर ऑफ इंटेलिजेंस, ट्राइआर्किक थ्योरी, और इसके जो है और भी टू फैक्टर थ्योरीज है, उसको हम इंशाल्लाह डिटेल में एक लेक्चर में कवर करेंगे, ठीक है। तो children actively construct new understanding in their world based on their own experiences। ये देखो यहाँ पर ये जो लिखा गया है कि चिल्ड्रन के जो अपने एक्सपीरियंसेस होते हैं उसी बेस पे चिल्ड्रन क्या करते हैं, नॉलेज कंस्ट्रक्ट करते हैं। वाइगास्की कहता है कि नहीं, चिल्ड्रन की अपनी एक्सपीरियंसेस होती है, लेकिन जो एक्सपीरियंस उसका बनता है वो इंटरेक्शन से बनता है। अगर इंटरेक्शन ना हो सोसाइटी के अंदर, लैंग्वेज ना हो और इंटरेक्शन ना हो, दो चीज़ों पे वो फोकस करता है, अगर ये दोनों चीज़ें हम हटा ले तो ये जो मेंटल डेवलपमेंट है ये रुक जाएगी, ये नहीं होगी, ठीक है। नो इनबॉर्न नॉलेज और आइडियाज, ठीक है। मतलब ये है कि इनबॉर्न नॉलेज और आइडियाज जो है वो नहीं होते। वो क्या करते हैं, यहाँ पर आके एक चिल्ड्रन अपने लिए क्या करेगा, एक चाइल्ड अपने लिए कंस्ट्रक्ट करेगा। नॉट गिवन इंफॉर्मेशन बाय एडल्ट्स आर थॉट हाउ टू थिंक। ये देखो मतलब ये है, यहाँ पर ये स्ट्रांगली कह रहा है कि एडल्ट उनको बिल्कुल ही इंफॉर्मेशन नहीं देते कि आपने किस तरह सोचना है बच्चे को, लेकिन वहां पर वाइगास के कहता है कि नहीं, जितनी भी चीजें हैं वो पेरेंट के कंट्रोल में होती है। जो पेरेंट होते हैं, जो पीर ग्रुप है, जो मास्क है, जो रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस है, ये सारी मिलके जो चिल्ड्रन की जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट है, जो इसकी मेंटल डेवलपमेंट है, वही शेप करती है, ठीक है। कॉग्निटिव स्कीमा के बारे में क्या कहता है पियाजे, इन्होंने कुछ कॉन्सेप्ट यूज किए थे। स्कीमा जो है, इन्होंने कहा था कि दीज आर द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ द माइंड, दीज आर द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ द माइंड, ठीक है। ये इट्स अ यूनिट ऑफ माइंड, स्पेसिफिकली इसको हम इस तरह भी डिफाइन कर सकते हैं कि स्कीमा इज अ यूनिट ऑफ माइंड, ठीक है। अ कॉग्निटिव स्ट्रक्चर और स्कीम इज एन ऑर्गेनाइज्ड पैटर्न ऑफ थॉट और एक्शन that is used to cope with or explain some aspect of experiences। जब किसी चीज को आप एक्सपीरियंस करते हो तो उसकी एक ऑर्गेनाइज पैटर्न आपके जहन के अंदर बन जाती है, दिस इज कॉल्ड स्कीमा। जब किसी चीज को आप देखते हो उसकी एक ऑर्गेनाइज पैटर्न आपके जहन में बन जाती है, दिस इज कॉल्ड स्कीमा। एग्जांपल हम किस तरह ले सकते हैं, फॉर एग्जांपल हम एक टेबल को देखते हैं, कहते हैं कि इसी टेबल के जो है, फॉर एग्जांपल एक बच्चा है, वो देखता है कि ये टेबल है, इसके चार जो है वो टांगे हैं और इसका जो इसी तरह का स्ट्रक्चर है, तो एक स्कीमा बन गया उसी के जहन में। जब टेबल देखेगा तो वही स्कीमा आके क्या करेगा, रिलेट करेगा, ठीक है। आगे हम देखते हैं इसिमुलेशन को। इसिमुलेशन को हम इस तरह डिफाइन कर सकते हैं कि जब आपके इंफॉर्मेशन, जो न्यू इंफॉर्मेशन है, वो जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग स्कीमास है उसके साथ जब मैच कर रहे हो तो उसको हम इसिमुलेशन कहते हैं। इसिमुलेशन का लफ्जी माना है इकट्ठा करना। इकट्ठा करना मतलब यही है कि जो आपके न्यू इंफॉर्मेशन आ जाते हैं, अगर वो पुराने इंफॉर्मेशन के साथ मैच करते हैं तो दिस इज कॉल्ड इसिमुलेशन। फॉर एग्जाम्पल, एक बच्चा एक टेबल को देखता है, उसकी चार टांगे हैं और उसका जो स्ट्रक्चर है वो देखता है। आगे जाता है एक और टेबल देखता है तो वो रिकग्नाइज करता है कि हाँ ये तो टेबल है। तो अभी ये इसिमुलेशन है, क्योंकि वो जो स्कीमा ऑलरेडी बनी हुई थी उसके साथ ये जो न्यू नॉलेज है वो मैच कर रहा है, दिस इज कॉल्ड इसिमुलेशन। डिसइक्विलिब्रियम क्या है, जब इसिमुलेशन ना हो तो एक बंदा एक स्टेट में चला जाता है, उसको हम डिसइक्विलिब्रियम कहते कहते हैं, जिसको हम एकोमोडेशन भी कहते हैं, ठीक है। डिसइक्विलिब्रियम का मतलब यही है
कि फॉर एग्जांपल आपके जो इंफॉर्मेशन है वो मैच नहीं हो रहे, एक एक कंफ्यूजिंग सी सिचुएशन है। आप एक चीज़ को देखते हो तो एक स्कीमा तो आ रही है, ठीक है। जिस तरह फॉर एग्जांपल एक परिंदे को एक बच्चा देखता है, कहता है कि ये परिंदा है, और उस अपनी मम्मा से पूछता है कि ये क्या है। उसकी मम्मा उसे कहता है कि ये तो परिंदा है, इसके दो पर है, इसके दो टांगे हैं, ये उड़ सकती है, ये परिंदा है, ठीक है। तो बाद में वो एक एरोप्लेन को देखता है। जब एरोप्लेन को देखता है तो वो कहता है कि हाँ मामा देखो कितना बड़ा परिंदा जा रहा है, ठीक है। अभी इसको ये पता नहीं है कि वो तो परिंदा नहीं है, वो भी हवा में उड़ रहा है, ठीक है, लेकिन वो परिंदा नहीं है। तो दिस इज समथिंग एकोमोडेशन। ये फिर इक्विलिब्रियम नहीं है, ये डिसइक्विलिब्रियम भी है और ये इकोमोडेशन भी है, क्योंकि वो जो इंफॉर्मेशन है इसकी स्कीमा दिमाग के अंदर मौजूद नहीं है। ये इस तरह है, मैं आप लोग को एक और एग्जांपल से समझाता हूँ। फॉर एग्जांपल एक लाइब्रेरी है, और लाइब्रेरी के अंदर मुख्तलिफ शेल्फ है। साइकोलॉजी का अपना एक शेल्फ है, उर्दू का अपना एक शेल्फ है, पश्तो का अपना एक शेल्फ है। जब जब एक नया बुक आता है और वो बुक एक लाइब्रेरियन एक शेल्फ में रखता है तो उसी बुक को देखता है। फॉर एग्जांपल साइकोलॉजी का एक नया बुक आ गया, उसको साइकोलॉजी के शेल्फ में रखेंगे। और इसी तरह अगर उर्दू का एक बुक आ गया तो उसको उर्दू के शेल्फ में रखेंगे, ठीक है। क्योंकि शेल्फ मौजूद है, तो शेल्फ का मतलब है कि स्कीमाज मौजूद है। तो अगर उसी तरह के इंफॉर्मेशन आते हैं तो उसी स्कीमाज में चले जाते हैं। लेकिन फॉर एग्जांपल पर्शियन का एक बुक आ गया और वहाँ पर एक खबर जो है उसके लिए नहीं बना, लाइब्रेरी के अंदर मौजूद नहीं है, तो उसके लिए फिर उन्होंने एक अलग खबर जो है वो बनानी होगी और वो रखनी होगी। दिस इज समथिंग एकोमोडेशन, क्योंकि वहाँ पर जो है वो चीज़ एग्जिस्ट नहीं कर रही, वो स्कीमा एग्जिस्ट नहीं कर रही, और स्टेट ऑफ डिस है ये, ठीक है। तो ये देखो सिमुलेशन क्या है, न्यू एक्सपीरियंसेस इंटरप्टेड इन टर्म ऑफ करंट कॉग्निटिव स्कीमास। जो करंट स्कीमास है वो न्यू एक्सपीरियंसेस को इंटरप्ट कर रहे हैं, वो मिल रहे हैं और वो काम कर रहे हैं, इकट्ठा हो रहे हैं। डिसइक्विलिब्रियम में क्या है, कंट्रोडिक्शन बिटवीन द चाइल्ड अंडरस्टैंडिंग एंड द फैक्ट। अभी चाइल्ड जो अंडरस्टैंड कर रहा है, जिन्होंने अंडरस्टैंड की है, और जो फैक्ट है वो दोनों कंट्रोडिक्ट है, ठीक है। तो नई स्कीमास की जरूरत होगी। कमोडेशन क्या है, चाइल्ड मॉडिफाइज एग्जिस्टिंग स्कीमास टू अडॉप्ट। अभी चाइल्ड क्या करेगा, फॉर एग्जाम्पल इन्होंने जहाज देखा है और वो कह रहा है कि ये परिंदा है, तो नहीं, उसका मम्मा जो है उसे समझाएगा कि ये जो है ये परिंदा नहीं है, ये तो जहाज है। इसके जो है मतलब ये तो सांस भी नहीं लेता और इसके टांगे भी नहीं है, तो ये तो जहाज है, ठीक है। तो फिर ये क्या है, इसकी एक जो है एक नया स्कीमा बन रहा है, उसकी मॉडिफिकेशन हो रही है, ठीक है। तो देयर इज समथिंग एकोमोडेशन, ठीक है। अच्छा, 4 स्टेजेस भी इन्होंने दिए हैं। यहाँ तक अगर किसी का कोई क्वेश्चन कंफ्यूजन या कोई अच्छी सी पॉइंट हो, दे कैन शेयर। जी आसिफ अली सफदर साहब, आवाज़ मेरी पहुंच रही है? क्योंकि कल भी थोड़ा इशू आ गया। जी जी। अच्छा अच्छा, ओके ओके ओके, थैंक यू। ओके, 4 स्टेजेस ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट है। अच्छा, ये देखते हैं इनवेरिएंट डेवलपमेंट सीक्वेंस, हम इसको इसलिए भी इसी तरह भी कह सकते हैं, ऑल चिल्ड्रन प्रोग्रेस थ्रू द स्टेजेस इन द एग्जैक्ट ऑर्डर इन विच दे आर लिस्टेड। ये देखो मतलब सारे जो चिल्ड्रन होंगे इसी ही स्टेजेस से गुजरेंगे, एग्जैक्ट बिल्कुल ही इसी तरह के स्टेजेस से गुजरेंगे। जरूरी नहीं है कि एक स्टेज की करेक्टरिस्टिक दूसरे स्टेज में हो, इसीलिए इसको क्रिटिसाइज भी किया गया था कि आपने तो सारे चिल्ड्रन को एक ही पिक्स जो स्टेजेस है उसमें बांध दिया। हो सकता है इसमें गॉड गिफ्टेड ऐसे चिल्ड्रन हो जिसकी फॉर एग्जाम्पल 3-4 साल की उम्र हो, लेकिन उसकी जो जहानत हो वो ज्यादा हो, तो उसको आप कहाँ रखेंगे? वो तो ठीक है, उसकी जो फॉर एग्जाम्पल एब्स्ट्रैक्ट लर्निंग है, एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग है, वो किसी की जो है कंक्रीट स्टेज में डेवलप होती है और किसी की फॉर्मल स्टेज में डेवलप होती है, ठीक है। तो यहाँ पर फिर कुछ कंट्रोडिक्शन है। अच्छा, नो स्टेज आर स्किप, किसी भी स्टेज को जो है वो स्किप नहीं किया जाएगा, हर एक स्टेज को जो है एक बच्चा कंप्लीट करेगा। ईच स्टेज बिल्ट ऑन द प्रीवियस स्टेज। अच्छा, ये जो प्रीवियस स्टेज होगा वो दूसरे स्टेज के लिए एक फाउंडेशन का काम करेगा एंड रिप्रेजेंट अ मोर कम्प्लेक्स वे ऑफ थिंकिंग। और थिंकिंग का जो मोर कम्प्लेक्स वे है वो आएगी नेक्स्ट स्टेज में। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास जो प्री ऑपरेशनल स्टेज है उसमें जो थिंकिंग है वो डेवलप नहीं हुई, और फिर फॉर्मल कंक्रीट ऑपरेशन स्टेज जो है उसमें थिंकिंग डेवलप होती है, और फिर जो फॉर्मल ऑपरेशन स्टेज है उसमें डिडक्टिव रीजनिंग, डिडक्टिव थिंकिंग जो कि इसका भी कॉम्प्लेक्स फॉर्म है वो डेवलप होती है।
तो इसका मतलब यही है कि जो थिंकिंग है वो कम्प्लेक्सिटी की तरफ जा रहा है। ठीक है। अच्छा जी। ये तो कुछ मतलब डिफरेंट स्टेजेस इन्होंने दिखाए हुए हैं कि जो स्मॉल है फिर भी कुछ सीख रहा है, फिर थोड़ा बड़ा हो गया, फिर उससे भी बड़ा हो गया चीज सीखने की कोशिश कर रहा है। ठीक है। अच्छा, सेंसरी मोटर स्टेज, पहला जो इसका स्टेज है, जो पियाजे कहता है सेंसरी मोटर, ये दो वर्ड से बना है, सेंसेस और मोटर। ठीक है। एक, ये अपनी सेंसेस और मोटर, ये दोनों जो होंगे ये इसके टीचर होंगे, इसको हम इस तरह कह सकते हैं। सेंसेस उसके, और जो मोटर होंगे, ये दोनों मोटर कैपेबिलिटीज जो इसके होंगे, ये दोनों इसके टीचर होंगे, इसी ही चिल्ड्रन के, ये इनको सिखाएंगे। ठीक है। सेंसेस के जरिए हम क्या करते हैं, टच करते हैं, हियर करते हैं, स्मेल करते हैं, टेस्ट करते हैं। ठीक है। तो हम सेंसेस के जरिए ये करते हैं, तो बच्चा सीखेगा सेंसेस के जरिए और मोटर कैपेबिलिटीज के जरिए। उसकी जो मस्कुलर कोऑर्डिनेशन है वो उसकी सेंसेस के साथ लिंक करेगी। ठीक है। इन्फेंट्स यूज सेंसरी एंड मोटर कैपेबिलिटीज टू एक्सप्लोर एंड गेन अ बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ द एनवायरनमेंट। चीज़ों को टच करेगा, चीज़ों को सेंस करेगा, उसको महसूस करेगा, देन उसके बाद जो है वो नॉलेज गेन करेगा, या उसकी कॉग्निटिव डेवलपमेंट जो है यहाँ पर सेंसेस और मोटर कैपेबिलिटीज के जरिए होगी। ठीक है। एक्वायर अ प्रिमिटिव सेंस ऑफ सेल्फ एंड अदर। ठीक है। मतलब सेल्फ का जो एक कॉन्सेप्ट है और दूसरों का जो कॉन्सेप्ट है, वो एज सच इसका यहाँ पर डेवलप नहीं होता। अच्छा, ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, इमिटेशन और डिपर्ड इमिटेशन, आप लोग इसको थोड़ा अंडरस्टैंड करने की कोशिश करो। इमिटेशन जो है ये भी फर्स्ट सेंसरी मोटर स्टेज का एक की एक क्वालिटी है। इमिटेशन का मतलब है किसी को कॉपी करना। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, वालिदैन है, पेरेंट्स है, वो तालियां बजा रहा है, अभी अभी बच्चा क्या कर रहा है, उसके साथ तालियां बजाएगा। लेकिन डिपर्ड इमिटेशन फिर इसको कहते हैं कि फॉर एग्जाम्पल जो उसके पेरेंट्स है वो तालियां बजा रहा है, बच्चा उसके साथ तालियां बजा रहा है, लेकिन अभी पेरेंट जो है वो स्टॉप करेगा, वो तालियां नहीं बजाएगा, लेकिन स्टिल जो बच्चे होंगे वो तालियां बजाना कंटिन्यू रखेंगे। उसी तरह ही अपने रिदम के साथ बच्चा चल रहा है, तालियां बजा रहा है। दिस इज समथिंग डिपर्ड इमिटेशन। इमिटेशन तो हमने बेंडोरा में भी पढ़ा था, जिन्होंने इमिटेशन की थ्योरी दी थी, लर्निंग बाय ऑब्जर्वेशन, इमिटेशन और मॉडलिंग। ठीक है। यहाँ पर डिमर डिपर इमिटेशन जो है, इसका मतलब यही है कि फॉर एग्जांपल एक काम रुक भी गया है, स्टिल ये जो बच्चे हैं ये कोशिश करेंगे कि उसको करे, ये कंटिन्यू करेंगे। ठीक है। अच्छा, ऑब्जेक्ट परमानेंसी का मतलब है आउट ऑफ साइट आउट ऑफ माइंड। ठीक है। आउट ऑफ साइट आउट ऑफ माइंड का मतलब यही है कि फॉर एग्जांपल एक अम्मी मौजूद है, घर के अंदर एक अम्मी है और उसका एक बच्चा है। अभी जो उसकी अम्मी है वो दूसरे रूम में चली जाती है, दूसरे कमरे में चली जाती है। तो अभी बच्चा रो रहा है कि मेरी अम्मी नहीं है, इसी दुनिया में है ही नहीं, बस वो चली गई है। ठीक है। हालांकि वो घर पे मौजूद होती है। दिस इज कॉल्ड समथिंग आउट ऑफ साइट आउट ऑफ माइंड। ठीक है। या ये एक पिक्चर भी मेरे ख्याल में, ये देखो आप लोग, ये एक बच्चा है, ये अपने खिलौने खिलौने के साथ खेल रहा है। ठीक है। अगर इसी खिलौने खिलौने को हम कबड़ में रख के थोड़ा छुपाए पीछे, तो ये बच्चा रोएगा कि बस वो है ही नहीं, मतलब मौजूद ही नहीं है इधर। ठीक है। दिस इज आउट ऑफ साइट आउट ऑफ माइंड। ठीक है। अच्छा, ये ऑब्जेक्ट परमानेंसी है। बिगन टू इंटरनलाइज बिहेवियरल स्कीम, बिहेवियरल स्कीम को इंटरनलाइज करने की कोशिश करेगा। 2 साल का बच्चा है। ठीक है। 2 साल के बच्चे में जो स्पेसिफिकली कैरेक्टरिस्टिक थे, वो ऑब्जेक्ट परमानेंसी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इमिटेशन डिपर्ट इमिटेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है। ये सेंसरी मोटर कैपेबिलिटीज, ये चीज़ें इंपॉर्टेंट है। ठीक है। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अच्छा, दूसरा जो स्टेज है वो 2 to 7 ईयर है। 2 to 7 ईयर चिल्ड्रन यूज सिंबोलिज्म, ये पेपर में भी आया हुआ है कई मरतबा कि सिंबोलिज्म जो है वो कौन से स्टेज में यूज होता है। तो सिंबोलिज्म सिंबोलिज्म 2 to 7 ईयर तक का जो एज है इसमें यूज होता है। मैं आपको इसको लिंक कर रहा हूँ इसी चीज़ को जी रूम ब्रूनर के साथ। जी रूम ब्रूनर जो है, उन्होंने डिस्कवरी लर्निंग का कंसेप्ट दिया था, और डिस्कवरी लर्निंग में उन्होंने 3 जो है वो स्टेजेस दिए थे। 3 उन्होंने मूड ऑफ रिप्रेजेंटेशन दिए थे। उन्होंने कहा था कि चिल्ड्रन जो चीज़ें यूज स्टोर करती है अपने इंफॉर्मेशन से, अपनी जहन के अंदर, उसमें 3 जो हमारे पास रिप्रेजेंटेशन, मूड ऑफ रिप्रेजेंटेशन है, वो यूज होता है। फर्स्ट इन्होंने कहा था एनेक्टिव मूड, सेकंड इन्होंने कहा था आइकॉनिक मूड, थर्ड उन्होंने कहा था सिंबॉलिक मूड। तो इन्होंने
फर्स्ट जो स्टेज है उसकी एज भी 18 महीने तक ही थी। सेकंड जो स्टेज है, अच्छा किसी का गेम ऑन है, काइंडली ऑफ कीजिएगा। तो सेकंड जो स्टेज है, सेकंड स्टेज में जो है वो आइकॉनिक है। आइकॉनिक का मतलब ये है कि बच्चे जो है वो सिंबॉलिकली सीखते हैं, वो एक दूसरे से जो है सिंबॉलिकली थ्रू पिक्चर्स उनको यूज करके बच्चे सीखते हैं, तो वो भी इसी ही कॉग्निटिव थियरी को सपोर्ट कर रहा है। ठीक है। अच्छा, children use symbolism, images, and language to represent and understand aspect of the environment. ठीक है। थॉट एज ईगोसेंट्रिक, ये देखो ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। ईगोसेंट्रिक का मतलब ये है, टीचर कहता है कि जो चीज मैं कर रहा हूँ दिस इज समथिंग, मतलब राइट, जो मैं चीज कर रहा हूँ ये ठीक है, और जो मैं सोच रहा हूँ सारे लोग उसी तरह ही सोच रहे हैं, दिस इज ईगोसेंट्रिक। ठीक है, जो मैं सोच रहा हूँ मैं ठीक सोच रहा हूँ, और जो मैं सोच रहा हूँ सारे लोग उसी तरह ही सोच रहे हैं, दिस इज ईगो सेंट्रिक। चिल्ड्रन थिंक एवरी वन सीज द वर्ल्ड द सेम वे दैट दे डू। मतलब ये चिल्ड्रन ये सोचते हैं कि हर एक बंदा मेरी तरह ही सोच रहा है, जो मैं परसीव कर रहा हूँ, जो मैं सोच रहा हूँ इसी दुनिया को, तो उसी तरह सारे ही इसी तरह सोच रहे हैं, दिस इज समथिंग ईगो सेंट्रिक। ठीक है। अच्छा, कंजर्वेशन वर्सेस रिवर्सिबिलिटी। कंजर्वेशन का मतलब यही है, आगे मैं आप लोगों को थोड़ा ले जा रहा हूँ, ये देखो। कंजर्वेशन में आप लोग देख रहे हो एक बच्ची है। कंजर्वेशन में इस तरह होता है, जो क्वांटिटी होती है तो इसको ये मतलब नहीं रिकग्नाइज कर सकती। और यहाँ पर अगर ये जो सेम क्वांटिटी के ये जो मिल्क है, जो दो ग्लासेस है, यहाँ पर सेम क्वांटिटी के मिल्क है। अभी अगर हम इसी एक मिल्क के इसी ग्लास से ये जो मिल्क है, इसको इसी ग्लास में डालें, इसी बड़े ग्लास में, ये जो ऊंचा वाला ग्लास है हाइट में जो ज्यादा है, तो बच्चा जो है, बच्चे से फिर आप पूछ लो कि कौन सी क्वांटिटी ज्यादा है, तो वो फिर कहेगा, ये पॉइंट आउट करेगा, ये जो हाइट में लंबा ग्लास है, इसको पॉइंट आउट करेगा कि ये जो है ये ज्यादा है। ठीक है, इसको अभी हम इसी तरह भी अंडरस्टैंड कर सकते हैं। ये देखो, कंजर्वेशन ऑफ नंबर, कंजर्वेशन ऑफ सॉलिड क्वांटिटी एंड कंजर्वेशन ऑफ लिक्विड क्वांटिटी। अगर फॉर एग्जांपल डॉटेड जो है वो सेम नंबर के डॉटेड है, ये देखो 1 2 3 4 5 6 7, 7 दूनी 14, 14 14 14, तीनों जगह पे सेम ही क्वांटिटी के डॉट्स है, लेकिन एक में स्पेस ज्यादा है, दूसरे में स्पेस उससे भी ज्यादा है, और थर्ड में स्पेस कम है। बच्चे से पूछो कि कौन से में ज्यादा है डॉटेड, तो वो कहेगा कि ये जो जहां पर ये जो स्पेस ज्यादा है, ये वाले ज्यादा है। हालांकि नहीं, इस तरह नहीं है, क्योंकि उसको जो कंजर्वेशन पावर है वो डेवलप नहीं हुई। सेकंड, अगर हम देखें कंजर्वेशन, ये देखो, लेंथ जहां पर ज्यादा होगा, बेशक क्वांटिटी सेम हो, उसको बच्चा पॉइंट आउट करेगा कि ये वाला ज्यादा है। चल, अगर हम देखो लिक्विड क्वांटिटी की, तो वो हमने एक्सप्लेन किया। फॉर एग्जांपल, जो ग्लास हाइट में ज्यादा होगा, तो उसी ही क्वांटिटी बेशक सेम हो, तो उसी को ही बच्चा पॉइंट आउट करेगा कि इसमें ज्यादा है। ठीक है। तो ये दिस इज समथिंग कंजर्वेशन, तो ये हमारे पास है कंजर्वेशन। तो यहाँ पर कंजर्वेशन जो है वो डेवलप वो नहीं हुई प्री ऑपरेशनल स्टेज में। ठीक है। फिर रिवर्सिबिलिटी। रिवर्सिबिलिटी का मतलब यही है कि चीज़ों को रिवर्स करना। वो तो फॉरवर्ड जा सकते हैं लेकिन बैकवर्ड नहीं जा सकते। फॉर एग्जांपल, आप बच्चे से कहो, अच्छा यहाँ पर मुझे याद आया से, ये पियाजे ने इस तरह किया था कि बच्चों को वो स्कूल ड्रॉप करता था। ठीक है। तो जब बच्चों को स्कूल ड्रॉप करता था, तो उन्होंने अगेन एंड अगेन ये प्रोसेस जब रिपीट किया, तो बच्चे फिर खुद ही स्कूल जा सकते थे, लेकिन उनको वापसी के रास्ते का पता नहीं था, वो वापस नहीं आ सकते थे। तो मतलब ये यहाँ पर पियाजे ने ये कंक्लूड किया कि बच्चे जो है वो रिवर्स नहीं कर सकते इसी स्टेज में। ठीक है, जिस तरह हम कहते हैं कि 4+4=8, बट 8 - 4=4, अगेन ये रिवर्स नहीं आ सकते। चीज़ों को असेंडिंग ऑर्डर में ऑर्गेनाइज कर सकते हैं, लेकिन फिर उसको डिसेंडिंग ऑर्डर में रिवर्स नहीं कर सकते, दिस इज समथिंग रिवर्सिबिलिटी। ठीक है। अच्छा, इमेजिनेटिव एंड प्ले। प्ले जो है वो इमेजिनेटिव होगा, मतलब इमेजिन करेंगे चीज़ों को। ठीक है। अच्छा, यहाँ तक किसी का कोई क्वेश्चन, कंफ्यूजन? अच्छा, इसमें एक और क्वालिटी है जिसको हम कहते हैं एनिमिज्म। एनिमिज्म भी 2 to 7 ईयर के बच्चों में आता है। एनिमिज्म का मतलब ये है कि व्हेन यू आर असाइनिंग अ लिविंग क्वालिटी टू नॉन लिविंग थिंग, लिविंग थिंग को जब आप नॉन लिविंग थिंग को जब आप लिविंग थिंग की क्वालिटी देते हो, दिस इज समथिंग एनिमिज्म। फॉर एग्जांपल, एक बच्ची है, वो अपनी गुड़िया के साथ खेल रही है, अभी सर्दी है, तो क्या करते हैं, जल्दी उसको डॉम लेते हैं कि इसको सर्दी लग रही है, हालांकि उसको सर्दी तो नहीं लगती। ठीक है। या फॉर एग्जांपल, खाना खाता है,
एक बच्चा वो क्या करता है, उसके साथ एक गुड़िया, एक खिलौना है, उसको भी खाना खिलाता है कि आपने ये खाना है, ठीक है, तो वो तो नहीं कह सकता, लेकिन स्टिल एनिमिज्म जो है, एनिमिज्म भी इसी स्टेज का एक जो है प्रोमिनेंट कैरेक्टरिस्टिक है, ठीक है। अच्छा, कंक्रीट ऑपरेशन जो है, इसमें बच्चे की जो लॉजिकल थॉट है वो थोड़ी डेवलप हो जाती है, ठीक है। अच्छा, कॉग्निटिव ऑपरेशन, चिल्ड्रन एक्वायर एंड यूज, ये 7 to 12 ईयर तक है। कॉग्निटिव ऑपरेशन इसमें आ जाते हैं। चिल्ड्रन एक्वायर एंड यूज कंपोनेंट ऑफ लॉजिकल थॉट, लॉजिकल थॉट जो है यहाँ पर थोड़े डेवलप होना शुरू हो जाते हैं। नो लॉन्गर फूल्ड बाय अपियरेंसेस, अपियरेंसेस है वो फूल नहीं होता, मतलब वो इस तरह नहीं होता कि जस्ट लोगों की अपियरेंस देख के वो क्या करे, वो बेवकूफ़ बन जाए, ठीक है, या आप उसको थोड़ा मतलब वो दे दो, धोखा दे दो, ठीक है। तो ये ज्यादातर फिर धोखा नहीं कर सकता, क्योंकि अभी ये क्या है, स्कूल एज है, इसको हम स्कूल एज भी कहते हैं। अंडरस्टैंड कंजर्वेशन, वहां पर कंजर्वेशन नहीं थी, यहाँ पर कंजर्वेशन भी है, रिवर्सिबिलिटी भी है। कैन बिगेन टू इन्फॉर्म मोटिव्स बाय ऑब्जर्विंग अदर बिहेवियर, अदर बिहेवियर जो है उसको क्या कर सकते हैं, ऑब्जर्व कर सकते हैं, ठीक है। इसके मेरे ख्याल में एक दो और भी स्टेजेस थे, मैं थोड़ा इनको कंफर्म करता हूँ कि कोई चीज़ स्किप ना हो जाए, क्योंकि ये जो स्टेज है ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कंक्रीट ऑपरेशनल वाला, ठीक है। इसको हम गैंग एज भी कहते हैं, गैंग एज। और इसमें रिवर्सिबिलिटी, अच्छा, डिसेंट्रेशन भी आती है। डिसेंट्रेशन का मतलब यही है, उसमें सेंट्रेशन भी था। सेंट्रेशन का मतलब यही है कि वो फॉर एग्जांपल एक एक्टिविटी है, को उसकी एक एस्पेक्ट जो है उस पर फोकस करेगा। एक एक्टिविटी है, तो जब वो एक एस्पेक्ट पे फोकस करता है तो उसको हम सेंट्रेशन कहते हैं। यहाँ पर वो सेंट्रेशन खत्म हो जाएगी और ओवरऑल जो उसकी थिंकिंग है वो डेवलप हो जाएगी, ठीक है। अच्छा, फिर इसमें लॉजिकल थिंकिंग, वो तो हमने पढ़ा, ट्रांजिटिविटी है, कंजर्वेशन है, ठीक है, बस ये चीज़ें हैं। और इसको हम गैंग एज भी कहते हैं। गैंग एज मीन कि ये फिर क्या होता है यहाँ पर, ये जो बच्चा है ये लोगों के साथ, अपने फ्रेंड के साथ, पीर ग्रुप के साथ खेलने लगता है, इसीलिए इसको गैंग एज कहते हैं। अच्छा, एक थीरी है, बड़े मजे की थीरी है, आप लोग अगर टाइम रहा उसको भी हम इंशाल्लाह पढ़ेंगे। पार्ट एंड थीरी, पार्ट एंड थीरी इसको कहते हैं। पार्ट एंड थीरी अगर आप लोग पढ़ो तो उसमें बच्चा जिस तरह खेलता है डिफरेंट एजेस में, तो वो बड़े मज़े की चीज़ें उन्होंने बताई है कि बच्चा जब छोटा होता है किस तरह खेलता है, फिर उसके साथ जब थोड़ा बड़ा हो जाता है तो किस तरह खेलता है। पार्ट एन है, पार्ट एन थियरी, अगर आप लोग पढ़ो, चलो मैं पढ़ाऊंगा किसी दिन आप लोगों को, ठीक है। अच्छा, तो लॉजिकल थॉट डेवलप हो गई, और जितने भी कंजर्वेशन, रिवर्सिबिलिटी और जो एनिमिज्म था वो भी ख़त्म हो गई, और वो चीज़ें यहाँ पर डेवलप हो गई, क्योंकि 7 to 12 ईयर का जो बच्चा होता है वो थोड़ा मिच्योर होता है। अच्छा, 12 ईयर के बाद, ये अगर हम देखें तो 12 ईयर के बाद जो एज है ये बहुत ही क्रिटिकल एज है। यहाँ पर एरिक्सन को मैं थोड़ा कोट कर रहा हूँ, एरिक एरिक्सन को हम पढ़ेंगे इंशाल्लाह। एरिक एरिक्सन जो कि साइको कल्चरल, साइको कल्चरल याद रखिएगा, इसकी थीरी का नाम है एरिक एरिक्सन का साइको कल्चरल थीरी। साइको सेक्सुअल थीरी जो है वो सिगमंड फ्रूड की है। दोनों को आप लोगों ने फिर कनेक्ट करना है इंशाल्लाह, वहाँ मैं आप लोगों को सिखाऊंगा किस तरह कनेक्ट करना है। एक ने सेक्सुअलिटी साइड पे काम किया है, तो दूसरे ने सोसाइटी और कल्चर साइड पे काम किया है, दैट्स वाई। और दोनों एक दूसरे के क्या थे, एक रेसेसर था, ये जो एरिक्सन है ये रेसेसर था, उसकी काम पे ही काम कर रहा था ये सिगमंड फ्रूड पे। और उसके साथ उसकी जो बेटी थी इना फ्रूट, वो भी काम कर रही थी साथ साथ में, तो उन्होंने डिफेंस मैकेनिज्म दे दिए। और इन्होंने साइको कल्चर जो थी थी, साइको कल्चरल डेवलपमेंट वो दी थी, ठीक है। तो मैं आपको लिंक कर रहा था कि जो 12 साल का जो एज है, एरिक एरिक्सन इसको क्या कहता है, इसको आइडेंटिटी वर्सेस क्राइसिस, ठीक है। आइडेंटिटी, अगर फॉर एग्जांपल एक बच्चे की आ जाती है आइडेंटिटी क्राइसिस, जब आ जाती है यहाँ पर, तो फिर बच्चे को अपनी मुस्तकबिल में बहुत ही चैलेंजेस का सामना करना पड़ता है। और ज़रूरी है कि एक बच्चा अपने लिए 12 साल के बाद, इसको एडोलेसेंस एज भी कहते हैं, फिजिकल डेवलपमेंट के एजेस है, तो अगर इसी एज में एक बंदा अपने लिए एक आइडेंटिटी ना बनाए कि मेरा रोल मॉडल क्या है, मैं क्या बनूंगा, आगे मैंने डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, क्या बनना है, तो मीन के फिर आगे जो है इनके लिए चलना बहुत ही मुश्किल होगा, ठीक है। तो वहाँ पर आइडेंटिटी वर्सेस रोल कंफ्यूजन बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेज है। अक्सर इंटरव्यू में पूछा जाता है कि व्हाट इज द फिफ्थ स्टेज ऑफ एरिक एरिक्सन थ्योरी। तो एरिक एरिक्सन थ्योरी के जो फिफ्थ स्टेज है वो है आइडेंटिटी वर्सेस रोल कंफ्यूजन। अगर एक बच्चा अपनी आइडेंटिटी बनाता है तो मीन के आगे वो कामयाब होगा, ठीक है। थिंकिंग इज नाउ सिस्टमेटिक एंड एब्स्ट्रैक्ट, यहाँ पर थिंकिंग थोड़ी सिस्टमेटिक हो गई और एब्स्ट्रैक्ट भी हो गई, ठीक है, थोड़ी और भी रिफाइन हो गई। जिस तरह हमने पहले भी पढ़ा था कि थिंकिंग जो है वो क्या हो रही है,
कॉम्प्लेक्स हो रही है। दे कैन ऑपरेट ऑन ऑपरेशंस आर थिंक अबाउट थिंकिंग। कॉग्निटिव डेवलपमेंट का की बात जो है यहाँ पर कॉग्निटिव डेवलपमेंट यहाँ पर जो है वो थोड़ी डेवलप हो गई। कॉग्निटिव डेवलपमेंट, सॉरी, मीटा कॉग्निशन, कॉग्निटिव डेवलपमेंट नहीं, मीटा कॉग्निशन। मीटा कॉग्निशन मीन थिंकिंग अबाउट थिंकिंग। अपने थिंकिंग के बारे में जब आप थिंकिंग करते हो, दिस इज समथिंग मीटा कॉग्निशन। ठीक है, अच्छा आवाज मेरी पहुंच रही है मुजाहिद यूसुफजई? यस सर क्लियर। ओके जी, ओके। अच्छा, कैन पॉन्डर हाइपोथेटिकल इश्यूज। हाइपोथेस को जो है, हाइपोथेटिकल इशू को वो जो है क्या करेगा, उसको सॉल्व करने और पॉन्ड करने की कोशिश भी करेगा। हाइपोथेटिकल इश्यूज क्या होते हैं? हाइपोथेसिस का मतलब ये है कि कोई चीज़ रॉन्ग भी हो सकता है, कोई चीज़ जो है वो ठीक भी हो सकता है। ठीक है, और बच्चे क्या कहते हैं, जब बच्चों वाली उम्र होती है तो वो कहते हैं कि नहीं, हर एक चीज़ जो है वो ठीक ही होगी। जिस तरह मैं सोच रहा हूँ, जिस तरह ईगोसेंट्रिज्म था, तो यहाँ पर हाइपोथेटिकल इश्यूज जो है, हाइपोथेटिकल, वो भी डेवलप हो जाएगी। ठीक है, सिस्टमेटिक डिडक्टिव रीजनिंग टू प्रॉब्लम सॉल्व, और जो डिडक्टिव रीजनिंग है वो भी यहाँ पर डेवलप हो जाएगी। ठीक है। अच्छा, पियाजे, पियाजे के बारे में बिलिन, बिलिन ने कहा है कि मेजर इन्फ्लुएंस इन एजुकेटिंग एजुकेटर क्यूरियस एक्टिव चिल्ड्रन इंडिविजुअलाइज्ड डिस्कवरी लर्निंग। ये चीज़ होते इसी पे ही फोकस किया है पियाजे ने। लेकिन assessing the impact of Piaget on developmental psychology is like assessing the impact of Shakespeare on English literature or Aristotle on philosophy, impossible। मतलब यही है कि अगर हम जो है साइकोलॉजी को पियाजे के बगैर पढ़ना चाहे तो दिस इज इनकम्प्लीट। ठीक है, अगर इंग्लिश को शेक्सपियर के बगैर पढ़ना चाहे, दिस इज इनकम्प्लीट। और फिलासफी को अगर एरिस्टोटल के बगैर पढ़ना चाहे तो दिस इनकम्प्लीट। मतलब ये है कि इनकी जो कंट्रीब्यूशन है बहुत ही ज़्यादा है। दैट्स वाई हम इसको, इसकी जो इंपॉर्टेंस है उसको डिनाई नहीं कर सकते। इसका एक कंक्लूजन है, एक खुलासा टाइप का है, आप लोग देख लो। बर्ड टू नियरली 2 ईयर का जो एज है सेंसरी मोटर है, experiencing the world through senses and actions, looking, hearing, touching, mouthing and grasping। ग्रेस्पिंग का मतलब है पकड़ना, किसी चीज को पकड़ना। ठीक है, तो सेंसरी मोटर स्टेज में ये चीजें डेवलप होती है। ऑब्जेक्ट परमानेंसी आती है, मैंने पहले आप लोग को समझाया। अच्छा, स्ट्रेंजर एंजाइटी बहुत मजे की एक चीज है। स्ट्रेंजर एंजाइटी का मतलब यही है कि बच्चा जब अपनी माँ या अपने बाप के साथ या अपनों के साथ होता है तो अपने आप को सीखे और फील करता है। लेकिन जब वो किसी दूसरे के गोद में चला जाता है तो अपने आप को वो रोता है, क्योंकि उसको एक एंजाइटी टाइप होती है कि नहीं, ये तो है जो है मेरा मामा या मेरा पापा जो है वो नहीं है। दिस वाई यहाँ पर स्ट्रेंजर एंजाइटी जो है वो डेवलप हो जाती है। 2 to 7 ईयर का जो हम अगर कहते हैं प्री ऑपरेशन स्टेज है, रिप्रेजेंटिंग थिंग विद वर्ड एंड इमेजेस यूजिंग इंट्यूटिव। ये देखो, इंट्यूटिव का वर्ड यहाँ पर यूज हुआ है, इंट्यूटिव रेदर देन लॉजिकल रीजनिंग। इंट्यूटिव उसको कहते हैं जो कि रीजन बेस्ड ना हो, जो कि रियलिटी बेस्ड ना हो। फॉर एग्जांपल, एक बच्चा गुब्बारे के साथ खेल रहा है, अचानक एक कुत्ता है, एक कुत्ते की भौंकने की आवाज आई और ऑन द स्पॉट उसका जो गुब्बारा है वो टूट गया। तो अभी बच्चा क्या कहता है, बच्चा फिर डरता है कि ये जो गुब्बारा टूट गया, ये कुत्ते की आवाज की वजह से टूट गया। तो अगेन जब कुत्ते की आवाज आती है वो डरता है कि ये जो है ये गुब्बारा टूटता है। ठीक है, तो यहाँ पर इसकी कोई लॉजिक नहीं है, मतलब रियलिटी बेस्ड नहीं है। लेकिन जो इंट्यूटिव रीजनिंग है, वो इंट्यूटिव रीजनिंग यहाँ पर जो है प्री ऑपरेशनल स्टेज में डेवलप हो जाती है 6 to 7 ईयर तक। ठीक है। प्रेटेंडेड प्ले, प्रेटेंडेड प्ले का मतलब यही है, प्रेटेंड प्ले, सॉरी, प्रेटेंड प्ले, प्रेटेंड प्ले का मतलब यही है कि लोग ड्रामेटिक प्ले करेंगे। ड्रामेटिक का मतलब कि चीज़ों को जहन में रखते हैं। जिस तरह ये तो बहुत ही मज़े की एक चीज़ है, जो अर्तुगरुल गाजी जो एक ड्रामा था, अक्सर ये बच्चे देखते थे। तो स्कूल में या जब हम बच्चे देखते थे तो उनके साथ अक्सर तलवारें होती थी, और एक कहता था कि मैं अर्तुगरुल हूँ और दूसरा कहता था कि मैं हलीमा हूँ। तो इसी तरह की चीज़ें जो है, दिस इज प्रिटेंड प्ले, कि जब वो किसी चीज़ को देखते हैं उसी चीज को कॉपी करके ड्रामेटिकली उसी को जब प्ले करते हैं, दिस समथिंग प्रेटेंड प्ले। और इसी को ही प्रेटेंड प्ले अगर हम देखें तो ये फार्टिन ने वहां पर अपनी थ्योरी में एक्सप्लेन किया हुआ है, आप लोग उसको कंसर्न कर सकते हो। ठीक है, ईगोसेंट्रिज्म यहाँ पर डेवलप होती है, मैंने आप लोग को समझाया था। 7 to 11 ईयर जो है कंक्रीट ऑपरेशनल में थिंक लॉजिकली अबाउट कंक्रीट इवेंट्स, ग्रेस्पिंग कंक्रीट एनोलॉजीज एंड परफॉर्मिंग अर्थमेटिकल ऑपरेशन। ये देखो, अर्थमेटिक क्या होता है और मैथमेटिक क्या होता है, ये क्वेश्चन भी पूछा गया है। अर्थमेटिक का मतलब है बेसिक ऑपरेशन, प्लस माइनस। ठीक है, या डिवीजन एंड मल्टीप्लिकेशन, जस्ट दीज आर कॉल्ड अर्थमेटिक्स। और मैथमेटिक्स जो है
वो टाइप ऑफ जो है हम इसको कम्प्लेक्स मैथमेटिक्स भी कह सकते हैं, जिस तरह फॉर्मूले हैं, जिस तरह और भी हम इसको कह सकते हैं कि जो कैलकुलस है। ठीक है, किसी से मेरे ख्याल में कल कैलकुलस के बारे में भी पूछा गया कि व्हाट इज कैलकुलस, तो इसको भी हम इंशाल्लाह इंटरव्यू के क्लास में हम एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है, तो ये कहता है कि यहाँ पर कंजर्वेशन आ गई, मैथमेटिकल ट्रांसफॉर्मेशन, ये जो है एरिथमेटिक ट्रांसफॉर्मेशन से मैथमेटिकल ट्रांसफॉर्मेशन की तरफ बचा जा रहा है। अबाउट 12 ईयर देखो, अगर आप लोग फॉर्मूला ऑपरेशनल, एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग आ रहा है, एब्स्ट्रैक्ट लॉजिक है, पोटेंशियल फॉर मिच्योर एंड मोरल रीजनिंग जो है, मोरल और मिच्योर रीजनिंग वो डेवलप हो रही है 12 साल और 20 साल के दरमियान। ठीक है, क्योंकि ये जो स्टेज है ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है।